जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ख़ास तौर से उन स्टूडेंट का जिन्होंने अपने सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था और वो भी उन्होंने कोर्स बी चुना था। किताब का नाम था जान पहचान। उनके कल जो एग्ज़ाम हुए हैं 20 फरवरी 2024 में, तो उसका मैं आंसर शीट लेकर के हाजिर हूँ। आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप अपने क्वेश्चन को और आंसर शीट को मिला लें कि आपने कितनी तैयारी की है और आपका जवाब में कितना सही है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपने लिखा हुआ है कि इस सवालात में कुल 12 सवालात हैं। इन सवालों में कुल 12 सवालात हैं जिनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। हिस्सा अलिफ है, हिस्सा बे है, हिस्सा जीम है, हिस्सा दाल है और सब में 2, 3, 6, 5 करके क्वेश्चन दिया गया है और कुछ आपको लिखना है, कुछ आपको छोड़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिस्सा अलिफ में इबारत फ़हमी और नसर फ़हमी की सवालात हैं, यानी कि आपको जो पैराग्राफ दिया जा रहा है, पैसेज दिए जा रहे हैं, उसको आपको सही से पढ़ना है और पढ़ने के बाद से इसका जवाब सही क्या हो सकता है उसका जवाब आपको लगाना है। देखिए, हम इबारत पढ़ेंगे तो वक्त लगेगा। किसी मुख्तसर में चाहता हूँ शॉर्ट में आपका जवाब मिल जाए। तो देखिए, सवाल में पहले देखते हैं। सवाल में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस काम की कोशिश की। देखिए, ये जवाब आपके बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाई देगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस काम की शुरुआत की कोशिश की। तो सही जवाब है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए की कोशिश की शुरुआत की। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है, यही है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि मुल्क का एक तबका गुर्बत और जहालत का शिकार क्यों हुआ। सुनिएगा ध्यान से। मुल्क का एक तबका गुर्बत और जहालत का शिकार क्यों हुआ, उसका जवाब देखिए। जवाब यहाँ लिखा है कि मुल्क का एक तबका जो है छूत छात की लानत, क्या है, छूत छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में है कि डॉक्टर अंबेडकर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा। क्या फ़ायदा उठा, इसका जवाब यहाँ दिखा हुआ है कि जब उन्होंने गांव-गांव घर-घर घूमकर लोगों को क्या किया और जाकर शहर जाकर के, ये आपका सवाल का जवाब है कि जब भीमराव अम्बेडकर ने कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया। क्या किया, बेदार किया, उनके दिल से खौफ दूर किया, वो उनमें खुद एतमादी पैदा की, यही उनको जाके फ़ायदा हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में है कि समाज में बाइज़्ज़त लोगों की ज़िंदगी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है। समाज में, माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ साफ लिखा है जवाब में कि इंसान को समाज में बाइज़्ज़त रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको किसकी, इल्म की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ जवाब दिया हुआ है कि अंबेडकर साहब ने कहा था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए इल्म की बेहद ज़रूरत है। ये आपका हो गया जवाब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं औरतों की तरक्की के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। तो जवाब देंगे कि मर्दों के साथ औरतों की तरक्की, यहाँ लिखा मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर तवज्जो दी और उनके लिए समाज में बराबरी के हुकूक की वकालत की। ये इसका जवाब हो गया आपके सवाल नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ये बी है कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगा। ठीक है ना, ये मैं पढ़ूंगा तो वक्त लगेगा। सवाल देखिए, सवाल में है कि इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। जी, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। तो जवाब होगा कि इस नज़म के शायर हैं जनाब साहिर लोधियानवी साहब। कौन है, साहिर लोधियानवी साहब इसके ये हैं। ठीक है, लोधियानवी साहब। 2 में है कि जंग क्या है, जंग क्या है। तो उसका जवाब आप देख सकते हैं, जंग क्या है, जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या है, खुद एक मसला। इसका सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो इसको जोड़ सकते हैं कि जंग क्या मसलों का हल देगा, लेकिन इसे जितने अगर लिख दिया है जंग खुद एक मसला है तो भी इसका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। देखते हैं सवाल नंबर 2 में
जंग क्या बख्शेगी, जंग क्या बख्शेगी, ये बिल्कुल आपके सामने जवाब नजर आ रहा है कि जंग क्या बख्शेगी, जंग आग और खून बख्शेगी। क्या बख्शेगी, जंग आग और खून बख्शेगी। सवाल देखते हैं 3 में, शमा कहाँ जलना बेहतर है। जी स्टूडेंट, शमा कहाँ जलना बेहतर है, तो आप देखते हैं जवाब यहाँ लिखा हुआ है कि शमा कहाँ जलना बेहतर है, हम आपके आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। ये एक से भी काम चल सकता है, अगर आपने दोनों लिख दिया तो और अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 4, 5 में, इस नज़म में शायर किससे मुखातिब है। बिल्कुल आपके जवाब बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसमें शायर जो है ना मुखातिब है ऐ शरीफ इंसानों, यानी कि नेक लोगों से शायर मुखातिब है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं दर्ज झैल गैर दरसी, गैर दरसी कहा जाता है कि जो आपके बुक नहीं है, किसी भी किताब से दिया गया है अनसीज पैसेज जो है उसके ये। अब देखते हैं, अरबी फ़ारसी अल्फाज ने न सिर्फ उर्दू ज़बान के ज़ख़ीरे में इजाफा किया बल्कि ख़यालात में भी वुसअत पैदा कर दी। ये आपके सवाल नंबर 1 है, ख़यालात में किसने वुसअत पैदा कर दी। जवाब होगा कि अरबी फ़ारसी के अल्फाज ने उर्दू ज़बान के ज़ख़ीरे में इजाफा किया और साथ ही साथ ख़यालात में भी वुसअत पैदा कर दी। ये आपका एक का एक ही लाइन जवाब है। सवाल नंबर 2 में देखते हैं कि उर्दू की असल बुनियाद किस ज़ुबान पर है। उर्दू की असल बुनियाद किस ज़बान पर है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि उर्दू की असल बुनियाद जो है आपके हिंदी पर मुनहसिर है। देखिए लिखा हुआ है असल बुनियाद उसकी हिंदी पर है, जिस पर वो कायम है, हिंदी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 3 में, गैर ज़बानों के अल्फाज दाखिल होने से क्या नहीं हो सकता। गैर ज़बानों के इस्तेमाल से क्या नहीं हो सकता, तो देखिए यहाँ जवाब लिखा है कि महज गैर ज़बानों के अस्मा व सिफ़ात के इजाफे से उसकी हिंदी होने में मुतलक फ़र्क नहीं पड़ सकता। क्या मुतलक फ़र्क नहीं पड़ सकता। बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जवाब दे रहा हूँ, और आपको मैं इसके अंदर सब्जेक्टिव का भी आपको आंसर दूंगा, जो बिल्कुल किताब को खोल कर दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका ये 4 में है, ज़बान की असलियत पर किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़बान की असलियत पर किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी आपके इसमें लिखा हुआ है। देखिए ज़बान की असलियत पर कुछ, देखिए अंग्रेज़ी अल्फाज दाखिल होने से, यहाँ है अंग्रेज़ी अल्फाज दाखिल होते जाते हैं, लेकिन इससे ज़बान की असलियत पर कुछ असर नहीं आ सकता। ये बिल्कुल सटीक जवाब है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, किस चीज़ में शुबहा नहीं हो सकता। किस चीज़ में शुबहा नहीं हो सकता है, तो इसका जवाब है कि ज़बान जो मुख्तलिफ़ हैसियतों से ऐसी कबूलियत की सूरत हुई है कि इसके तरक्की में कोई शुबहा नहीं, यानी इस तरीके से इसके अंदर चीज़ों की मिलावट हो चुकी है और ये पुख्ता ज़बान बन चुकी है कि किसी चीज़ के मिलने से इसमें कोई शुबहा, तरक्की में कोई शुबहा नहीं हो सकता है। ये हो गया आपके पैसेज वाले। अब आइए देखते हैं बे में, आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी। आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी, किस किस तरह उसको सताती है मुफलिसी। तो सवाल में क्या लिया है, सवाल देखते हैं पहले। सवाल में क्या मुफलिसी के माना गुर्बत के हैं, ये लफ्ज़ इक़्तिबास में कितनी मरतबा आया है। देखिए मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, ये अल्फाज कितनी मरतबा आया है। नंबर 1 मुफलिसी, नंबर 2 मुफलिसी, नंबर 3 मुफलिसी, नंबर 4 मुफलिसी और नंबर 5 में मुफलिसी, और छठा में यहाँ पर है मुफलिसी। लिखेंगे कि इस इक़्तिबास में या इस नज़म के अंदर 6 मरतबा मुफलिसी आया हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 2 में, कि तमाम मुफलिसी तमाम रात कैसे सुलाती है। ये भी आपके पैसेज में दिया है, मुफलिसी कैसे सुलाती है। जवाब देंगे कि मुफलिसी भूखा तमाम रात सुलाती है, इंसान को भूखे रखती है। क्यों, मुफलिसी यानी कि गरीबी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, कि मुफलिस का दुख कौन समझ सकता है। बिल्कुल सटीक जवाब है, मुफलिस का दर्द कौन समझ सकता है, ये वही दुख समझता है जिस पर ये आती है मुफलिसी। ये दुख वह जाने जिस पर आती है मुफलिसी। सही जवाब हो गया आपका। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 5 है, मुफलिस के साथ लोग क्या करते हैं। ये भी बहुत सटीक जवाब है, मुफलिस के साथ लोग क्या करते हैं। यहाँ से जोड़िएगा, मुफलिस की बात को कोई नहीं मानता, ज़ात और हसब नसब कोई जानता नहीं, सूरत भी उसकी फिर कोई पहचानता नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक लोग उसकी नज़र से उसको गिराती है मुफलिसी, यानी गरीबी इंसान में आ जाएगी, इंसान को हर चीज़ से उसको गिरा देती है। यह आपका जवाब हो गया। अब आइए चलते हैं
ये हिस्सा बे में है तहरीरी महारत, वो आपका था तफहीमी महारत है, यानी कि इतने आपको इबारत समझने की सलाहियत है, और ये आपके तहरीरी महारत है। इसमें आपको दिया गया है मंज़िल में से किसी एक उन्वान पर कम से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। पसंदीदा उस्ताद, ये बच्चों को याद होगा नहीं होगा। कौमी त्यौहार हमने अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सिखाया था, लिखने की प्रैक्टिस कराया था। यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त भी हमने बच्चों को सिखाया था। जो मेरे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लिखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी लिखा होगा, जो आपकी 10 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं कि बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त अपने स्कूल के प्रिंसिपल से नाम लिखिए। जो आपका ये गुने 5 लिखा है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है। माशाल्लाह ये भी हमने बच्चों को सिखाया था और आप लोग भी सीखे होंगे और आपने लिखा होगा। और दूसरा है, अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपको वालिद को ख़त लिख करके किताब खरीदने के लिए रकम यानी कि पैसे मंगाने के लिए लेटर लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ के सैयद एहतशाम के बारे में 100 अल्फाज में नोट लिखिए। जो भी 5 नंबर का है आप लोगों ने लिखा होगा। उसके बाद है रज़िया सुल्तान, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैं बार बार बच्चों को कहता था कि इसको पढ़ लीजिएगा, इम्तिहान में क्वेश्चन आता है। तो रज़िया सुल्तान सबक का खुलासा लिखना है, आप लोगों ने जरूर लिखा होगा। उसके बाद देखते हैं अल्लामा इकबाल की शायरी पर 100 जो अल्फाज में नोट लिखना है। जो 2 दिया है उसमें से एक आपको लिखना है। इन्हें लिखते हैं तो नज़म नेकी और बदी में क्या पैगाम दिया गया है। बच्चों को बताया था कि नेकी और बदी में पैगाम क्या दिया गया है, इंसान जो दुनिया में जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस पर आपको चंद लफ्ज़ों में आपको जुमला में नोट्स लिखना था, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर लिखा होगा। वही देखते हैं हिस्सा जी में अमली कवायद। ये कवायद जो आपको पढ़ना है ग्रामर, आपने जहाँ भी पढ़ा होगा माशाल्लाह तैयारी किया होगा। ये 8 गुने 2 लिखा है, यानी कि 16 नंबर की क्वेश्चन है और एक का आपको 2 नंबर मिलेगा इसमें। सवाल नंबर 1 में है कि फेल कहलाता है ए वह लफ्ज़ जिससे किसी ऐलान का जाहिर होना जाहिर हो, गलत है। बी वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, बिल्कुल सटीक और सही जवाब है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में वह लफ्ज़ है, सवाल नंबर 2 वह फेल जिससे मौजूदा ज़माने में काम का होना जाहिर हो क्या कहलाता। मौजूदा ज़माने में, तो ये जिसने जवाब लगाया है बिल्कुल सही जवाब है, वह फ़िलहाल है। गुजरा हुआ तो माजी हो जाएगा, आने वाला मुस्तक़बिल हो जाएगा, और फिर नाक़िस जिसमें काम मुकम्मल तौर से पता नहीं चलता है उसको फिर नाक़िस कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन सी है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में है कि लफ्ज़ रहम दिल का मुतज़ाद क्या होगा। मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट को, तो रहम दिल में होता है नरम दिल, और उसी का अपोजिट होगा संग दिल। संग में होता है पत्थर और पत्थर होता है सख्त। मालूम होगा कि संग दिल का ये मुतरादिफ रहम दिल होगा, और रहम दिल का मुतज़ाद क्या होगा, संग दिल होगा। मालूम गया कि रहम दिल का मुतज़ाद यानी अपोजिट संग दिल होगा, माना होगा सख्त दिल। देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि लफ्ज़ ख़तरात का वाहिद होता है। ख़तरात, ये ख़तरात खुद जमा है, इसका वाहिद होगा ख़तरा, ऑप्शन सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में दर्ज झैल में से मुज़क्कर लफ्ज़ लिखिए। मुज़क्कर अलग कीजिए, चुनना है तो मुअल्लिमा मुअन्नस है, खाला मुअन्नस है, और तालबा मुअन्नस है, और शायर परफेक्ट है, ये मुज़क्कर नहीं कि मर्ज़ाती है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में दर्ज झैल में से किस लफ्ज़ में साबका का इस्तेमाल हुआ है। साबका जो लफ्ज़ से पहले आए, जमात ऑलरेडी मुस्तकिल एक लफ्ज़ है, इसमें हम लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साबका की मिसाल। बाकी जो 3 हैं गैरतमंद, रोशनदान, दौलतमंद, ये सब क्या है, ये लाहिका वाले हैं। देखते हैं सवाल नंबर 7 में मंदज़ैल अल्फाज में जमा की निशानदेही कीजिए। शजर के माना होता है पेड़, और कुर्सी आप जानते हो सिंगल पर्सन है, और मेज़ भी एक कुर्सी ये सिंगल पर्सन है, और तदबीर के जमा है तदाबीर, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिन अल्फाज के माना एक हों उन्हें कहते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा, मुतरादिफ कहते हैं हम माना लफ्ज़ को, मुतरादिफ कहते हैं एक जैसे मान लफ्ज़ को। यही आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जवाब है। जी स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये मुहावरा है 9 2 11 होना, बोलेंगे इसका मुहावरा क्या बनेगा कि चोर ने पुलिस को देखा तो 9 2 11 हो, यानी कि भाग गया। भेष बदलना क्या होगा कि किसी ने किसी चीज़ के खातिर अपने आप को भेष बदल लिया, तो उसको बोलते हैं भेष बदलना। फूला न समाना, यहाँ लिख देंगे कि मैंने इम्तहान के रिजल्ट को देख करके वो फूला नहीं समाया, यानी कि वो खुशी के मारे झूमने लगा। तुक्का सा जवाब देना, यानी कि इस चीज़ को खरी खोटी जवाब दे देना। अब आइए देखते हैं
ये आपके सवाल हिस्से डाल के हैं कि ज़मीन का उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। ये आप खोलेंगे अपना बुक तो पेज नंबर आपको 55 में मिलेगा कि बिन मांसों का बुरा हाल हुआ होगा पहले ज़माने में। उनमें बाज़ एक दो हड्डियां बर्फ़ के नीचे और जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गए होंगे, और अब ज़मीन के अंदर बहुत दूर पड़ी है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह करोड़ या लाख बरस पहले आबाद थी। मालूम हो गया कि दुनिया के और ज़मीन के हालात को कि पहले बर्फ़ थी, फिर उसके बाद सख्त हो गई, फिर पर चट्टान बनी, फिर ये बनी। इन तमाम चीज़ों को देख कर लगा सकते हैं कि आज जो मौजूद ज़मीन है इसकी बहुत पुरानी ज़िंदगी है। इसी को हमको यहाँ लिखना था। सवाल नंबर देखते हैं 2 में, लिफाफा देखकर पोस्टमास्टर को क्या ख्याल पैदा हुआ। देखिए ये भी आप खोलेंगे अपना चैप्टर का खोलेंगे, उसके बाद से पेज नंबर 42 तो लिखेगा उसमें कि पोस्टमास्टर एक खुशमजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था। वो भी उस लिफाफे को देखकर बेख्तियार हंसने लगा, लेकिन कौकहों के दरमियान वह एक बारगी खामोश और संजीदा हो गया। उसने लिफाफा मेज़ पर रख दिया और कहने लगा, वाह वाह क्या पुख्ता ईमान है, काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। यानी उनके दिल में ये इम्प्रेस है, खुशी महसूस हुई और अपने आप को महसूस करने लगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में, इंटरनेट के फ़वायद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने 12 बच्चों का, तो इसको याद कर लेना। देखिए इंटरनेट का फ़ायदा क्या है, मुख्तसर लिखना है। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो फासलों को नहायत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, किसी भी शख्स से फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। उसके ज़रिए आन के आन में पैगामात, तस्वीर भेजी जा सकती है। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल की जा सकती है। कुतुब खानों से फ़ायदा उठा सकता है गर्ज के, इससे बहुत सारे फ़वायद हैं। ये आपके पेज नंबर 65 में इसके जवाब मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का वहदा किसे दिया था। जवाब होगा कि रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का वहदा हबशी गुलाम याकूत को दिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 2 में है कि सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो कन्हैया लाल कपूर इन मुसन्निफ़ का नाम है। देखते हैं सवाल नंबर आगे में कि चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है। जवाब देंगे, चिड़िया खुदा की तस्बीह ऐसे करती है जब सुबह सुबह उठती है, चहचहाती है, बोलती है तो शायर ने उसके बोलने और चहचहाने को तस्बीह मुराद लिया है। सवाल नंबर 2 में है कि काबा जाने से गालिब को शर्म क्यों आती है। इसका जवाब होगा कि गालिब साहब जो है अपने आप हर दर्जा आजीज़ और कमज़ोर समझते हैं, अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, इसलिए काबा जाने से इनको शर्म आती है। यानी आपको कमज़ोर और कमज़ोर समझ रहे हैं और अल्लाह घर को पाक समझ रहे हैं। देखते हैं सवाल नंबर 1 में है नीचे में कि ज़ैल में शेर का शायर कौन है। इस शेर का शायर कौन है, तो इस शेर का शायर जो है ये मिर्ज़ा गालिब साहब हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है कि साहिल लोधियानवी का असल नाम क्या था। सही जवाब है, उनका असल नाम था अब्दुल हई। क्या नाम था, अब्दुल हई। फिर देखते हैं, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। ये इस शेर में गिलहरी ने पहाड़ से क्या कहा है स्टूडेंट, इसने यही कहा है कि अपने आप को बड़ी बोली बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो तुम्हारे में जो मेरे में हुनर है, यानी कि यहाँ से वहाँ दौड़ कर जाती हूँ, कूद के जाती हूँ, पेड़ चढ़ जाती हूँ, पहाड़ चढ़ जाती हूँ, तेरे में है तो करके दिखा। और ख़ास तौर से कहा कि तेरे में सख्ती सलाहियत है, तो तू भी छालिया और डालियों को तरह तोड़ करके या कुतर कर दिखा दे। यही बात गिलहरी ने पहाड़ से कही है। जी स्टूडेंट, बड़ी काविश के साथ मैं वीडियो बनाया हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को ज़रूर दूसरे में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी खास टॉपिक में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।